इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम वोट बैंक के जरिए उत्तर प्रदेश को जीतने का पूरा प्लान तैयार किया है, लेकिन जिस मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही है वो यूपी की सियासत में कितना असर डालता है उसे आप इन आंकड़ों से समझिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर्स की संख्या टोटलिटी में आप देखें तो 19% है, जो उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा वोट बैंक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश की 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे मुसलमान जनता के वोट का हिसाब तय करता है कि कौन सी पार्टी की स्थिति क्या होगी। उत्तर प्रदेश की 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर 35 से 45% तक मुस्लिम वोट है और इसके अलावा करीब 70 सीट ऐसी है जहां 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इस वोट बैंक पर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। अगर कंसोलिडेट होकर ये वोटर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो उनकी ताकत का इजाफा हो जाएगा, और अगर राजभर के वोट बैंक को आप जोड़ लेते हैं यानी ओबीसी का वोट बैंक आप जोड़ लेते हैं तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ताकत दुगनी नहीं तिगुनी हो जाएगी। आज ओवैसी बहराइच में एआईएमआईएम के दफ्तर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यह उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का पहला दफ्तर होगा। बहराइच उन 10 जिलों में शामिल है जहां मुस्लिमों की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही इलाकों पर मिशन 2022 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो इलाके अब हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद की बात करें 51%, रामपुर 50%, बिजनौर 43% यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है। और इसके अलावा शामली की बात की जाए 42%, मुजफ्फरनगर 41%, सहारनपुर 42% वोटर्स यहाँ पर आबादी मुसलमानों की है। अमरोहा भी एक ऐसा इलाका है, यह भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका। मेरठ की बात की जाए 34%, बलरामपुर, बहराइच जहां पर 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से सीधा जुड़ गई, हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। रुचि, ये जो वोट बैंक नजर आ रहा है इस वोट बैंक को ही साधने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की है, लेकिन आप भी जानती हैं कि ये तो वही वोट बैंक है जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक जो कहा जाता था अब वो असदुद्दीन ओवैसी का हो सकता है। देखिए, ऐसा है, ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है उसका सभी पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भागीदारी जब सरकार होती है तो भागीदारी नहीं मिलती। तो उनकी पार्टी जो है यहाँ पे चुनाव ही नहीं लड़ेगी, मुसलमानों को भागीदारी भी देगी। लेकिन अगर हम उनका इतिहास उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी आए थे, उन्होंने यहाँ रैलीज भी की थी, उनकी रैलीज में भीड़ भी बहुत हुई थी और 38 उम्मीदवार उन्होंने यहाँ पर उतारे थे। लेकिन मीनाक्षी 37 की जमानत जब्त हो गई, सिर्फ एक था जो जीता नहीं लेकिन अपनी कम से कम जमानत बचाने में कामयाब हुआ। तो इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड ओवैसी का उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी बहुत जोर शोर से आए हैं। उनका जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा है जो ओम प्रकाश राजभर का, उनके साथ अभी तालमेल है। हालांकि ओवैसी 100 सीटों की बात कर रहे हैं लेकिन राजभर कह रहे हैं कि लेकिन रुचि, मेरा सवाल आपसे ये है कि समीकरण तो और पसंद नापसंद भी जनता की सालों में बदल जाती है। 5 साल का वक्त बीत गया है। बिहार में एक अच्छा प्रदर्शन एआईएमआईएम का रहा है। बिहार के मुसलमान वोटर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोटर किस तरीके से अलग है, और क्यों अगर हम ये देखें कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ मुसलमान जाना ज्यादा पसंद करता है? देखिए, ऐसा है कि मुसलमान अपने को सीधे कनेक्ट करते हैं और अभी के हालात देखेंगे तो मुसलमानों का रुझान ज़्यादा समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि मायावती जिस तरह के ट्वीट करती हैं उससे मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि मायावती का झुकाव बीजेपी की तरफ है। और मायावती का इतिहास भी रहा है, वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बना चुकी हैं। तो इस समय क्योंकि कांग्रेस यूपी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसलिए जो मुसलमान हैं उनका झुकाव ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि जब वोट डालने जाता है मुसलमान उत्तर प्रदेश में, उस समय उसके जहन में यही रहता है कि कौन बीजेपी
बीजेपी को हरा सकता है। तो जब ये जो भी उम्मीदवार जो बीजेपी को हरा सकते हैं, ऐसे तीन दल नजर आते हैं। और उसके बाद अब एक ये और गठबंधन जो हम देख रहे हैं राजभर और AIMIM का, तो मुसलमान वोटर्स कंफ्यूजन में जाएगा और उसी कंफ्यूजन का लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। बहरहाल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। इलेक्शन शो की आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वेटेज इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में मिला है, हम आपको डिटेल में बताते हैं। अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है, आपको बताते हैं। 7 नए मंत्री जो बनाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अगर पुराने मंत्रियों को जोड़ ले और अब के मंत्रियों यानी 7 मंत्रियों की हम टोटलिटी में हम देखें तो इस वक्त पूरे मंत्रिमंडल में 16 मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का दबदबा, उत्तर प्रदेश को तरजीह दी गई है इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में। और ये आप जानते हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए कितना वेटेज उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कल जिन 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें से 7 उत्तर प्रदेश से हैं। इस तरह मोदी मंत्रिमंडल में केंद्र के 16 मंत्री हो जाते हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश से बनाए गए मंत्रियों के लिए जातिगत समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और वो कैसे किया गया है वो हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिन 7 सांसदों को कल मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है उनमें से कौन किस समाज से आता है, वोट बैंक उनका कितना है, कैसे जातिगत समीकरणों के जरिए सबकी भागीदारी को उत्तर प्रदेश से जीतने की तैयारी है। आप देखिए, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल का नाम 7% OBC समाज का वोटर इनके साथ है। कुर्मी समाज से ये आती हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक OBC का है और उसमें कुर्मी वोटर्स की भागीदारी 7% है। अगला नाम देखिए, पंकज चौधरी का है। ये भी कुर्मी समाज का चेहरा है। इनके जरिए भी OBC वोट बैंक को साधने की तैयारी है। और इसके बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक जो लोध समाज का आता है, OBC के लोध समाज से एक और नाम BL वर्मा है। इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लोध समाज करीब 6% है। और 3 दलित सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। इनमें भानु प्रताप वर्मा का नाम भी शामिल है जो कोरी समुदाय से आते हैं। 6% इनका वोट बैंक है। कौशल किशोर की अगर बात की जाए, पासी समाज से आते हैं। दलितों में जाटव के बीच ये दूसरा बड़ा वोट बैंक पासी समाज का है जो करीब 16% है। आगरा से सांसद SP सिंह बघेल की बात करें जो अनुसूचित जाति से आते हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूपी में पाल बघेल वोट बैंक करीब 5% का कहा जा रहा है। और यूपी में ब्राह्मण योगी सरकार से जो नाराज है, लिहाजा मोदी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण नेता अजय मिश्रा को भी जगह दी गई है। आप देखिए, सवर्ण वोट बैंक 10% का है। ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश भी की गई है। यानी किसी भी जाति को नाराज नहीं किया गया है, हर तरह से साधने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। विभागों का बंटवारा हो चुका है। किसे कौन सा विभाग मिला है इस पर आइए एक नजर डालते हैं। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। दूसरा नाम पंकज चौधरी का, जिन्हें वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा नाम BL वर्मा का, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का राज्य मंत्री बनाया गया है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अगर अगले नाम की बात करें, SP सिंह बघेल राज्य मंत्री कानून और न्याय का बनाया गया है। इसके अलावा भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री, कौशल किशोर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा आखिरी नाम अजय कुमार मिश्रा का, जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें दी गई है। केंद्रीय मंत्री बनने पर अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने अपनी खुशी भी जताई। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद वो पिछड़ों और वंचितों की आवाज उठाती रहेंगी। अगले साल चुनाव है यूपी के अंदर, किस तरीके से आप एनडीए को देखते हैं? आप घटक दल हैं इसके अंदर, किस मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने पिछले 3 चुनाव साथ में लड़े हैं, जिसमें हमारे 2 लोकसभा के चुनाव थे और 1 हमारा विधानसभा का चुनाव था। और बहुत ही अच्छे परिणाम इस गठबंधन को जनता ने हृदय से स्वीकार किया और बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये रहा कि जितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपने पार्टी एजेंडा पे काम करती है और अपना दल विशेष तौर से जो समाज का हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, जो कमज़ोर है, वंचित है,
उनके लिए हम जितनी मजबूती से काम करते हैं, इसलिए आम जनमानस के बीच में, उस गरीब कमज़ोर व्यक्ति के बीच में अपना दल का एक विशेष जुड़ाव है और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का जुड़ाव उनका हमसे आगे भी रहेगा। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, ये जो विस्तार हुआ है और जो नाम हमने बताया उससे देखकर तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब की बार योगी सरकार के फॉर्मूले के लिए हर पासा सोच समझकर शतरंज की बिसात पर चल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्योंकि जातीय राजनीति बहुत हावी रहती है और चुनाव में खासतौर से जो ओबीसी और दलित वोट है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो ये वोट ले जाएगा उसकी जीत पक्की मानी जाती है। अब बीजेपी ने क्या किया है कि जो अति दलित हैं और अति पिछड़े हैं उनके ऊपर बीजेपी ने अपनी नज़र रखी है और उन वोटर्स को वो ये समझा रही है कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादवों को सब मिलता है और बाकी जो पिछड़े हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह मायावती की सरकार बनती है तो जाटव सब कुछ पा जाते हैं, गैर जाटवों को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए निगाहें जो अति पिछड़ा और अति दलित पर बीजेपी की हैं। अब जिस तरह से आप देखिए, कुर्मी मंत्री बनाए हैं बीजेपी ने, तो कुर्मी वोट का बड़ा हिस्सा है, 60% हिस्सा वैसे माना जाता है, लेकिन यूपी के करीब 16 ज़िले ऐसे हैं जहां 12% वोट है कुर्मी का। तो इन इलाकों में बड़ा फ़ायदा बीजेपी को होगा। अब एसपी सिंह बघेल है, वो गरेड़िया कम्युनिटी के से आते हैं और आगरा, कानपुर देहात, इटावा, मैनपुरी, इन सारे इलाकों में गरेड़िया काफ़ी बड़ी तादाद में है। अब आप अगर कौशल किशोर पे आएंगे तो वो पासियों के बड़े नेता माने जाते हैं और करीब 35 ज़िले ऐसे हैं यूपी के, खासतौर से जो अवध क्षेत्र है लखनऊ के आसपास का, जहां पासी वोट बहुत ज्यादा है। आपने जितनी रणनीति बीजेपी की क्लियर तौर पर बताई है दर्शकों को, उससे ये तो समझ में आता है कि बीजेपी अपनों को और अपनों के जरिए हर जाति को साधने की कोशिश में लगी रही और कामयाब भी रही। लेकिन रुचि, कई नेता ऐसे हैं और सहयोगी ऐसे हैं जो नाराज भी हो गए हैं। शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम बात उन्हीं नेता की करेंगे जो नाराज हो गए हैं। है तो अपने लेकिन परायों सा बर्ताव करने लगे हैं। कौन है वो बताएंगे आपको। अब की बार किसकी सरकार जारी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार, इलेक्शन शो की अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निषाद पार्टी नाराज हो गई है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने इससे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है वो हम आपके सामने रखते हैं। अनुप्रिया पटेल को जगह मिली, प्रवीण निषाद को क्यों नहीं? यही हाल रहा तो 2022 के लिए विचार करना पड़ेगा। तो 2 महीने हो गए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है? जबरदस्त हो रहा है एकदम। पूरे अपने जितने भी सहयोगी हैं बहुत सहयोग कर रहे हैं, दर्शनार्थी भी सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी मतलब अच्छा से व्यवस्था है। हम विश्वनाथ जी करी। आखिर निषाद पार्टी बीजेपी पर दबाव क्यों बना रही है, हम वो बयान आपको सुनाएंगे जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रवीण निषाद को जगह क्यों नहीं, इसकी वजह आपको बताएंगे। इसके पीछे समाज का 7% वोट बैंक है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं निषाद पार्टी। निषाद वोटर्स की संख्या करीब 7% है। 135 सीटों पर इनका असर है। इस जाति के वोटर्स का असर दिखाई देता है और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, जिसमें अगर हम गोरखपुर की बात करें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे पार्टी की जीत में इनका भी एक योगदान रहा। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा सीधा असर है। वाराणसी की 8 सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं निषाद वोटर्स और इनकी नाराजगी शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर ना हो, लेकिन मनाने के लिए फिर बीजेपी क्या करती है, हमारी नजर इस पर रहेगी। लेकिन संजय निषाद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इससे तो निषाद समाज और हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं,
कि कम वोट संख्या में कम सीटों पर प्रभाव रखने वाली अनुप्रिया को जगह मिला और निषाद समाज का एक प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अब तक धोखा पिछली सरकारों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है। अब समाज के लोग अब धोखा न खाएं, इसके लिए उनको वही ये एक संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि 18% वोट को कौन से ऐसे बिचौलिए हैं कि जो चाहते हैं कि नाराज हो जाए, त्रिस्तरीय चुनाव जैसे नाराज हो जाए और 2022 में चुनाव फिर नाराज हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब जाए। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से हट रही है और जल्दी से हमारी पार्टी के लोग एक निर्णय लेंगे कि कैसे हमें आगे रहना है और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आगे हमें कैसे रखती है और आगे किस तरह अनुप्रिया को जगह दे दिया, निषाद पार्टी को जगह नहीं दिया, तो 2022 में सीटों में जगह देगी कि नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दोबारा जल्दी से जल्दी मुलाकात करके इस पर चर्चा करेंगे। मुलाकात तो पहले भी हुई थी लेकिन असर मंत्रिमंडल के विस्तार में नहीं दिखाई दिया, तो अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज फिलहाल अब की बार किसकी सरकार में इतना ही। कल दोबारा फिर आपसे ठीक दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज खबरों का तूफान, जहां पर मोदी मंत्रिमंडल के नए चेहरे होंगे। इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव लाइव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।